नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम फिर आपके समक्ष हाजिर हैं एक और नया विषय लेकर। वह भी हिंदी कोर कक्षा 11वीं का कार्यसूची और कार्यवृत्त। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं, इसीलिए हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के इस पाठ के इन दो विषयों को एक साथ लिया है। तो आज हम आरंभ करेंगे कार्यसूची से। उसके पहले थोड़ी चर्चा करते हैं कि किसी आम सरकारी दफ्तर में जाने का आपको अवसर अवश्य मिला होगा, जहां कागजों और फाइलों के ढेर देखे होंगे। ये फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही दौड़ती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां यानी नोट्स लिखे जाते हैं या मंतव्य प्रकट किए जाते हैं, वे फाइल की बाईं तरफ लगे पृष्ठ पर होते हैं। जैसा कि अभी बताया कि फाइल के बाईं तरफ का हिस्सा टिप्पण यानी नोट्स के लिए और दाहिनी तरफ का हिस्सा पत्र व्यवहार को संजोकर रखने के लिए होता है। सरकारी कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। मसलन कई पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है। इस पाठ में हम अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि वह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, कार्यसूची के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कार्यसूची की परिभाषा। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा एवं विचार विमर्श हेतु निर्धारित किए गए विषयों की अग्रिम जानकारी को कार्यसूची कहते हैं। अर्थात यदि कोई एक औपचारिक बैठक होने वाली है, कोई मीटिंग होने वाली है किसी भी संस्था की, तो उस पर क्या चर्चा होगी, क्या किस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो विचार विमर्श के लिए विषय निर्धारित किए गए हैं, उनकी एक अग्रिम जानकारी को लिखित रूप से रख लिया जाता है और वह लिखित जानकारी बैठक से के आरंभ से पहले तैयार करके सब तक पहुंचाई जाती है, जिसे कि कार्यसूची कहते हैं। अब इसका उद्देश्य तो होगा ही, तो क्या उद्देश्य है? इसके द्वारा बैठक को अनुशासित रूप से संचालित करने में सहायता मिलती है। अर्थात यदि बैठक में इस तरह विषय को चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए अगर निर्धारित न किया जाए तो बैठक में बहुत अधिक समय भी लग सकता है, बेकार की बातों पे चर्चा अधिक हो सकती है, विषय पर भटकाव हो सकता है, हम अलग विषय पर अधिक चर्चा और आवश्यक विषय पर कम चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे सारे बिंदु पहले से तैयार होंगे और बैठक के सभी सदस्यों के पास उसकी सूची होगी, तो वह बैठक बहुत ही अनुशासित रूप से कंप्लीट यानी पूरी हो पाएगी। तो चलिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको कि हम यहाँ पर जानेंगे। बैठक में निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां यानी टॉपिक एंड नोट्स अपने संलग्नों यानी कि अटैचमेंट्स के साथ सभी सदस्यों को कार्यसूची के समय अग्रिम रूप से प्रेषित करनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य बैठक में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हो सके। जिस भी संस्था की जो भी मीटिंग यानी बैठक होने वाली है, उसके जो भी उससे संबंधित कुछ नोट्स होंगे, टॉपिक से संबंधित कुछ अटैचमेंट्स होंगी, वो सारे अटैचमेंट्स के पेपर भी उस कार्यसूची के साथ जरूर संलग्न होनी चाहिए, अर्थात अटैच्ड होनी चाहिए, ताकि सदस्य में भाग लेने वाले बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य उन्हें पढ़ करके उनके विषय में थोड़ा समझ करके उपस्थित होंगे, तो उस पर चर्चा सटीक और सही हो पाएगी।
सबसे पहले अब इसको बनाने के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सर्वप्रथम हमें एक आयताकार बॉक्स बना लेना होगा। परीक्षा में यदि कोई भी विषय आपको आता है तो आपको उसके लिए एक आयताकार बॉक्स बनाना पड़ेगा। आरंभ में विषय लिखना होगा और एक एक कर कार्य सूची के मुख्य बिंदु जो भी हैं वो लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए एक एक टॉपिक जो है उसको तैयार किया है। एक उदाहरण है कि आपको अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति परिषद की 5वीं बैठक की कार्यसूची तैयार करनी है। तो यह विषय दिया गया है आपको। परीक्षा में इसी प्रकार के विषय दिए जाएंगे। किसी भी संस्था का नाम लिख करके उसकी पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी बैठक जो होने वाली है उसकी कार्यसूची आपको तैयार करनी होगी। तो आपको विषयानुकूल जो भी उसके मुख्य बिंदु होंगे सबसे पहले अपने मस्तिष्क में ले आने पड़ेंगे। उनको दिमाग में एक एक करके निर्धारित, उनको कौन सी जगह देनी है वह उसको स्थित कर लेना पड़ेगा। और उसके बाद हमें उसकी कार्यसूची के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जब कार्यसूची के लिए बॉक्स बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले एक विषय क्या है वो हम लिखेंगे। विषय हमें यहाँ पर दिया गया है तो हमें कैसे लिखना है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। हम लिखेंगे अखिल भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक परिषद की 5वीं बैठक 10 जून 2022 को बाल भवन नई दिल्ली में होना निश्चित हुई है। तो इस बैठक में निम्नांकित विषयों को विचार विमर्श हेतु निर्धारित किया है। आपने देखा कि मैंने यहाँ से अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक परिषद लिया, फिर उसकी 5वीं बैठक है ये भी ले लिया, और दिनांक मैंने अपने मन से डाला। कोई भी तिथि आप डाल सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में अगर यह विषय दिया गया है तो आप परीक्षा की जो दिनांक है उसके हिसाब से वो डेट डाल सकते हैं। तो वो तारीख उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 10 जून 2022 को बाल भवन, कोई भी आप संस्था जिस हिसाब की है उस हिसाब से उसका नाम भी आप चुन सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय साहित्य की और सांस्कृतिक परिषद की है इसलिए बाल भवन नई दिल्ली हमने जगह निर्धारित की है। होना निश्चित हुई है। इस बैठक में निम्नांकित विषयों को विचार विमर्श हेतु निर्धारित किया है। तो क्योंकि मेरी इस बॉक्स में नहीं आ पा रहा इसलिए मैं अगले जो मेरा पीपीटी का जो है उसमें मैंने लिखा है, पर आप अपने एक ही पृष्ठ पर सारा कुछ देंगे अगर परीक्षा में आता है तो। पहला जो विषय है चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। हम पढ़ेंगे कि कार्यवृत्त क्या होता है। कार्यवृत्त जो पिछली बैठक हुई थी तो उसका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, जो मीटिंग में क्या क्या हुआ था उन्हें हम कार्यवृत्त करें। उसकी अगले इसके साथ ही हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले जो चौथी बैठक हुई थी उसका जो भी आपके पास कार्यवृत्त में हमने जो जो चर्चा जिस विषय पर की थी उस वो क्या कंप्लीट कर लिए गए या उन्हें पूरा कर लिया गया या कुछ अधूरे रह गए, इस बात की चर्चा की जाएगी। दूसरा बिंदु गत बैठकों के लिए निर्धारित निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। जो भी निर्णय लिए गए थे पिछली बैठक में क्या वे निर्णय सही तरीके से उनका अनुपालन किया गया, अगर किया गया तो कितने सटीक रहे, इन सब चीजों की समीक्षा यानी एनालाइज हम उनको करेंगे। तीसरा बिंदु है कलाकारों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। अब क्योंकि बाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है तो कलाकारों को जो पारिश्रमिक देने की बात कही गई थी क्या उसका अनुपालन हो गया या नहीं हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया क्या रही उसकी समीक्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम की गुणवत्ता में वृद्धि संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें यह लिखा गया था कि जो भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी क्वालिटी यानी कि उनकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ानी चाहिए, उस संबंधी भी चर्चा की जाएगी। ये जो भी विषय हैं आपकी अपनी इच्छा अनुसार होंगे, क्योंकि हमने बाल भवन नई दिल्ली लिया है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसलिए हमने उसके हिसाब से यहाँ पर मुख्य बिंदु बनाए हैं। विषय परिवर्तन के साथ ही ये बिंदु भी परिवर्तित हो जाएंगे और उस विषयानुकूल होंगे। पांचवा है संस्था द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श, कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनका
क्या लाभ हो रहा है, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या मिल रही है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छठा बिंदु है साहित्य एवं संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान खींचना। एक उद्देश्य, क्योंकि बाल भवन में हो रहा है तो छोटे बच्चे जो कि विद्यार्थी हैं उनका इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि या उनका ध्यान कितना है, इस पर भी उसको खींचने के लिए हम और क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं उनका भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। तभी कला भवन से होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हमारे लिए लाभदायक हो पाएंगे। तो अतः विद्यार्थियों को ध्यान में कैसे रख करके इनको किस तरह से आकर्षित करना है, इसकी चर्चा भी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा अगर समय बचता है और अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि अन्य विषय भी अगर इसमें जोड़ लिए जाएं चर्चा के लिए, तो उन्हें भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये कार्य सूची है, इसके 7 मुख्य बिंदु होते हैं जो कि हमने लिखे यहाँ पर। आप परीक्षा के में अंकों के हिसाब से 2-3 जो प्रमुख हैं उनको लिख सकते हैं, पर आपका जो प्रारूप है यानी फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहना चाहिए। बॉक्स में सबसे पहले कार्य सूची लिखना है, फिर विषय लिखना है, तदुपरांत निर्धारित किया के बाद एक करके इन सभी बिंदुओं को हमें रख देंगे कि कौन से विषय हैं जो कि हम जिन पर चर्चा करने वाले हैं, और इस तरह से हमारा कार्य सूची का जो है यह तैयार हो जाता है। अब बात आती है कार्यवृत्त यानी कि मिनट्स। आपकी परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में यह विषय भी दिया गया है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। कार्यवृत्त माने मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जब हम कोई मीटिंग करते हैं, कोई बैठक करते हैं, तो उसके जो भी मुख्य बिंदु चर्चा किन किन विषयों पर चर्चा हुई उन्हें ही हम लेते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कार्य सूची में रेखांकित एवं निर्धारित कार्यों पर हुए विचार विमर्श के संक्षिप्त विवरण को कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी कार्य सूची की, तो उस कार्य सूची के दौरान हमने जिन जिन विषयों पर चर्चा की और हमने उस पर क्या क्या निर्णय लिए, वो सारे के सारे ये जो बिंदु हैं, चर्चा के बिंदु, निर्णय के बिंदु, वह सभी के सभी कार्यवृत्त में प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यवृत्त में क्रमानुसार उपस्थित लोगों की राय अथवा विचार का पूरा विवरण दिया जाता है। बैठक में उपस्थित लोग थे, उन्होंने अपनी क्या क्या राय दी या उन्होंने अपना विचार कैसे रखा, उसका भी विवरण दिया जाता है। उपस्थित लोगों के नाम पदानुसार अंकित होने चाहिए। ये आवश्यक बातें हैं जो कि हमें कार्यवृत्त लिखते समय ध्यान में रखनी है कि लोगों की राय, लोगों के विचार और जो लोग भी वहां उपस्थित थे उनके नाम उनके पद के अनुसार अंकित होने चाहिए। अब इसे कार्यवृत्त को भी कैसे बनाना है इसका प्रारूप भी हम जानेंगे। उसके लिए जो मुख्य बिंदु है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बना लें, जैसा कि हमने कार्य सूची में किया था। विषय लिखने के पश्चात सदस्यों की सूची क्रमानुसार लिखनी होगी। उसके बाद बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देना होगा। 3 मुख्य बिंदु हैं। पहले आयताकार बॉक्स बनाना है, फिर सदस्यों की सूची देनी है, उसके बाद कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण भी देना है। तो अब देखते हैं एक उदाहरण। इसमें हमने अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति परिषद की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने वो कार्य सूची पहले तैयार की थी जो कि बैठक के आरंभ होने से पहले की तैयारी होती है, और कार्यवृत्त जो होता है वो बैठक के समाप्त होने के पश्चात तैयार किया जाता है। इन दोनों में यही मूल अंतर है। तो अभी हमें जो विषय दिया है उसको हम देखेंगे कि उस पर हम कार्यवृत्त कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक हमने बॉक्स बनाया जो काले जो घेरे से घेरा हुआ है। इसके लिए हमने सबसे पहले विषय लिया। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति परिषद की 5वीं बैठक 10 जून 2020 को बाल भवन में संपन्न हुई थी, जैसा कि हमने वहां लिखा था। फिर बैठक की अध्यक्षता साहित्य एवं संस्कृति के अध्यक्ष आचार्य दिव्यम सिन्हा ने की थी। बैठक में भाग लेने वाले
माननीय सदस्यों की सूची इस प्रकार है। तो कोई भी विषय आएगा, आप उस विषय के अनुसार यह दिनांक और अपना स्थान जो बताते हुए, उसके बाद बैठक के जो अध्यक्ष हैं और उसके जो सारे सदस्य हैं, उन सब की सूची को क्रमानुसार उनके पद को देते हुए लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है, पहले व्यक्ति है आचार्य विश्वजीत मुख्य कार्यकारी, फिर डॉक्टर सुभाष भारती महानिदेशक, तीसरा श्रीमती रेखा भारती सचिव, श्री विनय प्रसाद सदस्य वित्त के लिए, श्रीमती भारती गुप्ता सदस्या। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर दिया श्री परमवीर सिंह सदस्य भी एक और हैं, क्योंकि मेरे इस पृष्ठ पे नहीं आ रहे इसलिए मैंने दूसरा पृष्ठ लिया है। आपको एक ही पृष्ठ पर एक ही बॉक्स के बीच में यह संपूर्ण करना है। फिर बैठक की कार्यवाही का आरंभ अध्यक्ष के संभाषण से हुआ। तत्पश्चात बैठक की कार्य सूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यह एक ही बॉक्स में है, अगले बॉक्स में मैं दूंगी क्योंकि मैंने पृष्ठ परिवर्तित किए हैं। आपको एक ही बॉक्स में लिखना है सारा कुछ। पहला क्या था, यहाँ पर विषय दी, फिर हमने बैठक में उपस्थित लोगों की सूची दी, तत्पश्चात हमने यह लिखा कि बैठक की कार्यवाही का आरंभ अध्यक्ष के संभाषण से हुआ, कि मतलब आरंभ कैसे हुआ, उसके बाद किन विषयों पर चर्चा हुई, जी कार्य सूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ, और विमर्श के बाद जो जो भी चर्चा हुई उसके बारे में और उनके निर्णयों के बारे में भी हम लिखेंगे। तो उसका मुख्य बिंदु क्या है, सबसे पहला है कि चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, कि जो चौथी बैठक हुई थी उसमें जो कार्यवृत्त हमने लिखा था उस वो कितना ठीक रहा, कितना नहीं हुआ, उसको कितना अनुपालन किया गया, इसके विषय में देखेंगे। इसकी संपुष्टि निर्विरोध कर दी गई, मतलब ये संपुष्टि हो गई, लोगों ने इसको मान लिया। इसके लिए नए निर्णयों की अनुपालना में एक प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट फिर अगली बैठक में दी जाएगी। दूसरा मुख्य बिंदु है गत बैठक के लिए लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, जिसमें अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा भी की गई। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई और जो निर्णय थे उनके अनुपालन की समीक्षा की गई। अनुपालन मतलब फॉलो अप करना। साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, कलाकारों के लिए वर्कशॉप का आयोजन, विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु विचारों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। जो जो हमने वहां पर चर्चा के बिंदु लिए थे उनका अनुपालन कैसा हुआ, उनकी चर्चा किस तरह हुई, और जो भी निर्णय लिए गए उसको आकर्षित करने के लिए उसके उन सभी विचारों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। चौथा बिंदु है कार्यक्रम में होने वाले खर्चों की समीक्षा की गई। जो भी खर्च, कोई भी कार्यक्रम बिना राशि के तो नहीं होगा, तो उस राशि, कितनी राशि का खर्च होगा और कितना पहले लग चुका है धन, अभी और की कितनी की आवश्यकता है, इसकी भी समीक्षा की गई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक 12 जुलाई 2021 को की जाएगी। तो अगली बैठक का निर्णय भी इस बैठक में ले लिया जाता है, उसको भी कार्यवृत्त में हमें देना होता है। तो आपने देखा कि कार्य सूची में जो होती है वो बैठक से पहले का जो भी हमारे बिंदु होते हैं उनका लिखा जाता है, और कार्यवृत्त में बैठक के बाद जो जो निर्णय लिए गए, किस तरह से वो समीक्षा हुई, कौन कौन से लोग वहां उपस्थित थे, इनके विषय में जानकारी संलग्न की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपको दो उदाहरणों के माध्यम से कार्यसूची और कार्यवृत्त बताया। आपके लिए एक और मैंने यहाँ पे दो रखे हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति परिषद की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त और कार्यसूची जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, और एक जो है आपका केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की 50वीं बैठक बोर्ड के द्वारा हुई और उसके संपन्न हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारा कार्यवृत्त भी तैयार करके दिया है। हो सकता है आपको ये उतना क्लियरली नहीं दिखाई दे, परंतु हो सकता है आपकी इसके साथ मदद भी हो जाए। अब मैं आपको एक अभ्यास दे रही हूँ। नगर निगम
सिलीगुड़ी की 10वीं बैठक। अब यहाँ सिलीगुड़ी एक शहर है, आप किसी और शहर का नाम भी लिख सकते हैं। एक नगर निगम की बैठक जो होगी उसके लिए आपको कार्यसूची भी तैयार करनी है और इसका कार्यवृत्त भी तैयार करना है। तो एक नगर निगम की बैठक में क्या क्या बातें चर्चा के लिए उठाई जा सकती हैं, वो कब पहले बैठक होगी, कौन सा स्थान होगा, वो आप लिखेंगे। उसके पश्चात कार्यसूची के प्रारूप यानी फॉर्मेट के अनुसार सारी सूचनाएं संलग्न होंगी और उसी प्रकार कार्यवृत्त के अनुसार प्रारूप के अनुसार उसके फॉर्मेट के अनुसार आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके हिसाब से आपको सारी जानकारी देनी होगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो मदद करेगा कार्यवृत्त और कार्यसूची दो अलग अलग विषयों को समझने के लिए, और क्योंकि दोनों एक के साथ संबद्ध हैं इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया। बाकी के अभी जो आपके प्रतिवेदन, परिपत्र और प्रेस विज्ञप्ति भी इसी पाठ के अंतर्गत आता है, उनको अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष अवश्य लेके आऊंगी, ताकि आपको हिंदी का अभिव्यक्ति और माध्यम के जो भी पाठ हैं वो कठिन ना लगे, आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरा प्रयास, हमारा प्रयास यही रहता है। आशा करते हैं दिए गए अभ्यास को आप अवश्य करेंगे। किसी भी तरह की समस्या आने पर कृपया हमें सूचित करें। वीडियो देखते रहें और हिंदी को आसान बनाते चले। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।